एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। वाकई में अगर कहा जाए तो सर्कुलर मोशन में, काइनेमेटिक्स में इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ठीक है। हम लोग इंपॉर्टेंस टॉपिक को किस आधार पर दे रहे हैं? तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे गए सवालों के आधार पे एक तो हमारा आधार ये बेस तो होता ही है, दूसरा आधार ये है जब सर्कुलर मोशन की हम लोग बात करते हैं तो बिना एक्सेलरेशन के डीप अंडरस्टैंडिंग के सर्कुलर मोशन में कोई काम नहीं कर सकते हैं, ना ही किसी चीज को बेहतर तरीके से हम लोग समझ पाएंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं मोशन की बातें हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ट्रांसलेशनल काइनेमेटिक्स से हम लोग थोड़ी थोड़ी अपनी बातों को बदल रहे हैं। वहां पे हम लोग पैरामीटर्स लीनियर लेते थे, यहाँ पे एंगुलर ले रहे हैं। और अभी तक सर्कुलर मोशन के दूसरे लेक्चर में भी अभी तक सवाल यही चल रहा है कि हम चेंज कहाँ कर रहे हैं, ठीक है। वहां से क्या हमें चेंज करना है? मोशन तो है, रेशनल मोशन की बातें आएगी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बातें वही आएगी, बाकी सारी जो बातें हमने सीखा है वहां पे वो तो करेंगे ही, लेकिन कुछ नई बातें हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं? तो नई बातें सीखने के क्रम में ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको लगेगा कि सर ये कितना बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप क्यों इतना इसको एम्फसाइज कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा। हम लोग सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। आप बोलेंगे सर ये कौन सी बड़ी बात है, आपने डिफाइन किया था एंगुलर एक्सेलरेशन, रेट चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम को आपने कहा था एंगुलर एक्सेलरेशन सर अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन dt। अब ये भी बोलेंगे सर आपने रिलेशन भी एस्टैब्लिश किया था एक्सेलरेशन इज इक्वल टू r टाइम अल्फा, और आपने भी कहा था कि पार्शियल एक्सेलरेशन है ना? ये होता है, हमने कहा था ये पार्शियल एक्सेलरेशन है, तो नेट एक्सेलरेशन का क्या रिलेशन होगा? नेट एक्सेलरेशन का यह भी एक सवाल है जो जिसका जवाब मैं आपको यहाँ पे दूंगा। और दूसरा कुछ और भी बातें हैं जो सवाल हम आपको क्रिएट करेंगे और जवाब आप इसे। चलिए मानते हैं बच्चों यह एक पार्टिकल है और जो एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, अगर वही बातें हम कर रहे हैं। ये हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल है। मोशन का अध्ययन करना है तो कोई एक सेंस कंसीडर कर लेते हैं हम लोग, मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज सेंस है, और इस सेंटर को ही ओरिजिन मानते हुए एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। इसको हम लोग बोल दे रहे हैं बच्चों एक्स एक्सिस, एंड इसको हम लोग बोल दे रहे हैं वाई एक्सिस, ठीक है। और मानते हैं कि t बराबर 0 पे कोई पार्टिकल यहां पे है, एंड सर्टेन टाइम t के बाद, यानी कि t बराबर t के बाद पार्टिकल यहां पे पहुंच गया। इस पॉइंट को हम लोग p नाम दे रहे हैं। आप साफ जानते हैं, बहुत बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं, सेंटर से इस लाइन को ड्रॉ करते हैं। अगर ये a है और ये p है, या आप इसको आप कुछ भी नाम, अगर वो है ये q है और ये p है, ये QP जो आर्क लेंथ है, यह जो सेंटर पे जितना एंगल सेपरेट करेगा इसको आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। मान लीजिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा। हम इस पॉइंट P पर इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं? इस पॉइंट P पे पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं। याद है, मैं एंगुलर एक्सेलरेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं। एंड एक्सेलरेशन मींस लीनियर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो सर कौन सी बड़ी बात है? रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि d थीटा अपॉन dt, ये आपको एंगुलर स्पीड दे देगा। इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए, यानी कि सेकंड ऑर्डर रेट चेंज ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आपको एंगुलर एक्सेलरेशन दे देगा। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, निकाल लेंगे है कि नहीं? मैं वो नहीं निकालना चाहता हूं, मैं एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं, यानी कि लीनियर एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं। तो चलिए लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन के लिए सबसे पहले तो आपको लीनियर डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन निकालना पड़ेगा। तो मैं इस पॉइंट P पे पोजीशन वेक्टर निकालना चाहता हूं इस पार्टिकल का। तो आप जानते हैं ओरिजिन से इस लाइन को ड्रॉ कीजिए, एंड दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट। तो इसको हम लोग मान लेते हैं r वेक्टर। तो इस r वेक्टर को मैं निकालना चाहता हूं। तो सर ये r वेक्टर कैसे निकालेंगे? देखिए हमने
अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्स एक्सिस लिया है, वाई एक्सिस लिया है, तो मैं इस पोजीशन वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में लिखना चाहता हूं। ये कौन सी बड़ी बात है सर, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना रहता है तो x कंपोनेंट आई कैप प्लस y कंपोनेंट j कैप लिख देते हैं, जहां i कैप और j कैप यूनिट वेक्टर्स इन द x एंड y डायरेक्शन से। ये हमने वेक्टर चैप्टर में बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा था, है कि नहीं। तो अब सवाल ये है कि इस p पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है एंड y कोऑर्डिनेट क्या है। आप देखिए बच्चों, इस p पॉइंट से अगर हम एक सिंपल सा लाइन यहां पे ड्रॉ कर दें एक्स एक्सिस पे, तो इसी डिस्टेंस को हम लोग बोलते थे एक्स कंपोनेंट, जो कि क्या होगा, इस r का प्रोजेक्शन होगा। यानी अगर इसका x कंपोनेंट लिखना हो तो r का प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, r cos थीटा। ये तो हजारों बार वेक्टर चैप्टर में हम लोग ने बेसिक मैथमेटिक्स में ऐसा लिखा होगा। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर नाम के टॉपिक में हजारों बार कंपोनेंट्स हमने निकाला होगा, एंड काइनेमेटिक्स में भी कम से कम 1000 बार से ज्यादा ही निकाला होगा बच्चों, कि किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है यानी प्रोजेक्शन निकालना है किसी भी वेक्टर पे, तो कुछ नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड मल्टीप्लाइड बाय कोसाइन ऑफ द एंगल अगर उसके साथ है और दूसरे म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन थीटा हो जाता है, ये हो जाएगा हमारा r साइन थीटा। और जब हम r वेक्टर को निकालेंगे बच्चों तो हमें क्या मिल जाएगा, x कंपोनेंट दैट इज r cos थीटा आई कैप प्लस y component that is r sin theta j कैप। ये हमें मिल गया बच्चों पोजीशन वेक्टर। ये क्या मिल गया हमें, पोजीशन वेक्टर। लेकिन हमें पोजीशन वेक्टर नहीं निकालना है, हमारा मूल उद्देश्य क्या है बच्चों, तो हम चाहते हैं एक्सेलरेशन निकालना। क्यों चाहते हैं, इसका जवाब तो इस डेरिवेशन के अंत में ही आपको मिलेगा, है कि नहीं, इस टॉपिक के अंत में ही मिलेगा कि हम क्यों चाहते हैं। तो अगर हमें पोजीशन दिया है और एक्सेलरेशन निकालना है तो एक ही है, पहले हम इस वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी क्या होगा, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो d अपॉन dt ऑफ। अगर इन दोनों में से हमने r कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा बच्चों, सो cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा j कैप, साइन थीटा जे। तो r तो किसी भी, फिर से वही बात, r तो किसी भी गिवन सर्कल के लिए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। हमारे लिए बच जाएगा d अपॉन dt ऑफ cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। आप जानते हैं बच्चों, यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, लेकिन जो फंक्शन हमें दिया है वो क्या है, विद रिस्पेक्ट टू एंगल है, यानी फंक्शन एंगल का फंक्शन है। तो आप सब जानते हैं बच्चों, एंगल का फंक्शन है और नीचे डिफरेंशियल टाइम है, तो हमें चेन रूल अप्लाई करना होता है। एक वेरी सिंपल सा अरेंजमेंट हम लोग करते हैं। सो वो कैसे करेंगे बच्चों, सो d cos थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा मल्टीप्लाइड बाय d थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखिए, अगर आप इस थीटा थीटा को कैंसिल कर दें, इस प्रोसेस को हम लोग कोएंसिंग बोलते हैं, एंड बेसिक मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन में हम लोग डिटेल में देखा था। तो फिर से हमारा ओरिजिनल जो बात था क्या, d cos थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो बच जाएगा। सेम चीजें यहाँ पे हम लोग करेंगे, d sin थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा मल्टीप्लाइड बाय d थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड फाइनली j कैप आपको एज इट इज रहने देना। ये आपको हो गया वेलोसिटी। आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें बच्चों, तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। और आप यह भी जानते हैं कि रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा, एंगुलर स्पीड दैट इज ओमेगा, आई कैप एज इट इज रह जाएगा, प्लस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos थीटा, एंड अगेन रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा, एंगुलर स्पीड दैट इज ओमेगा, j कैप एज इट इज रह जाएगा। आप चाहे तो यहां से ओमेगा को बाहर ले सकते हैं, तो r ओमेगा यहां बाहर आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन थीटा आई कैप प्लस cos थीटा j कैप। ये हमारा हो गया लीनियर वेलोसिटी का एक्सेलरेशन।
तो इस एक्सप्रेशन को मैं यहां पे लिख दे रहा हूं बच्चों, वेलोसिटी v इज इक्वल टू r ओमेगा इंटू माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। तो अभी तक हम एक सर्कुलर मोशन को हमने कंसीडर किया सिंपल केस में, एंड इस सर्कुलर मोशन में एक सिंपल सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाला, और उसकी मदद से कि एक सर्टेन टाइम t पे यानी किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर निकाला, उस पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करके हमने उसका वेलोसिटी निकाला। अब हमारा मुद्दा ये है कि हम इसका एक्सेलरेशन निकालें। तो आप सब जानते हैं बच्चों, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नाउ so let us differentiate it d upon dt of v। v हम लिख सकते हैं यहाँ पे बच्चों, ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है। सो r ओमेगा इंटू माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं जरा, अब इसको डिफरेंशिएट हम करें बच्चों, सिंपल सी बात है। तो देखिए बच्चों, एक बात फिर से वही बात है, ये r कांस्टेंट है, बाहर जाएगा, बाहर चला गया, बचा क्या ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय दिस एक्सप्रेशन माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। सर ओमेगा भी कांस्टेंट है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं बच्चों, ओमेगा एंगुलर स्पीड है, और अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, वी कैन नॉट से दैट ऑलवेज दिस क्वांटिटी दैट इज एंगुलर स्पीड विल रिमेन कांस्टेंट। दिस may remain constant and may be variable, depend on the situation. We will see this situation in next lectures. अभी तो हम इसको मान के चलेंगे बच्चों कि यह एक कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है, तो r को हमने बाहर ले लिया, क्या बचा ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय दिस वेरिएबल क्वांटिटी। अब आप इसको डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो डेफिनेटली आपको दिख रहा है बच्चों, ये भी एक फंक्शन है जो फंक्शन ऑफ टाइम है, और ये भी फंक्शन ऑफ टाइम है। तो दो फंक्शन ऑफ टाइम है, तो दोनों का प्रोडक्ट है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो एक रूल मैंने आपको बताया था, है कि नहीं, अगर दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो और दोनों ही वेरिएबल हो यानी दो फंक्शन हो, प्रोडक्ट हो दोनों का, तो एक को छोड़ो दूसरे को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, प्लस दूसरे को छोड़ो पहले को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये रूल हमने देखा है बच्चों, है कि नहीं, बेसिक मैथमेटिक्स। तो जरा देखिए बच्चों, आप उसी को हम लोग यहां पे करेंगे बच्चों। तो देखिए पहले हम लोग ओमेगा को छोड़ेंगे, ठीक है, फिर दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि डी अपॉन डी टी ऑफ माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, फिर प्लस दूसरे को छोड़ेंगे यानी कि माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप इनटू पहले को डिफरेंशिएट करेंगे दैट इज डी ओमेगा अपॉन डी टी। इसी बात को मैं जरा यहां पे लेके आ रहा हूं बच्चों, तो जगह की कमी है। सो दिस एक्सेलरेशन बिकम, जरा देखिए r तो एलटीज रह जाएगा, ओमेगा भी रह जाएगा। अगर इसको डिफरेंशिएट करना चाहे हम लोग तो साइन थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगा, cos थीटा, सो दिस विल बी माइनस cos थीटा, एंड थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा बच्चों, सो ओमेगा प्लस अगेन cos थीटा cos थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या हो जाएगा, सो माइनस साइन थीटा एंड थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगेन ओमेगा। इसके डिफरेंसेस हमें मिल गए, प्लस साइन थीटा एज इट इज रह जाएगा, सो माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप
एंड डी ओमेगा अपॉन डी टी को हम लोग एज इट इज रहने दे रहे हैं बच्चों। यहां पे एक छोटी सी चीज छूट गई बच्चों, यहां पे आई कैप को एज इट इज हम लोग रहने देंगे, एंड यहां पे जे कैप को भी एज इट इज रहने देंगे। तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई में कर लो इस बात को बच्चों। सो एक काम करते हैं, ये आर एज इट इज रह जाएगा। मैं चाहूं तो इस एक्सप्रेशन से ओमेगा बाहर ले सकता हूं, तो क्या बच जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू, मैं चाहूं दोनों से माइनस भी बाहर ले सकते हैं हम लोग। सो माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर बाहर ले लेते हैं बच्चों, क्या बच जाएगा, सो कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, प्लस इसको मैं इधर ले लूं डी ओमेगा अपॉन डी टी एंड ब्रैकेट में माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। So this is the expression for linear acceleration, that is acceleration in circular motion, that is acceleration of a particle moving on the circular path। क्या है बच्चों, तो acceleration is equal to r times minus omega square into cos theta I cap plus sin theta j cap plus d omega upon dt into minus sin theta I cap plus cos theta j cap। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं बच्चों, सभी आई कैप को एक साथ लेके आएंगे और जे कैप को एक साथ लेके आएंगे, आपको एक एक्सप्रेशन मिलेगा जिसको हम लोग एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन कहेंगे। मैं इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे एक साथ लिख रहा हूं पोजीशन और वेलोसिटी के एक्सप्रेशन के साथ। चलिए बच्चों, सो एक्सेलरेशन लिखेंगे हम लोग, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू r टाइम्स माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप प्लस डी ओमेगा अपॉन डी टी इंटू माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। बाकी की चीजों को मिटा दे रहा हूं बच्चों। हाँ तो बच्चों यस बच्चों, सो हमारा पहला सवाल था, हेडिंग है एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। तो हम एक सर्कुलर मोशन हमने कंसीडर किया, एक सिंपल सिचुएशन में कोई सर्कुलर मोशन है, एंटीक्लॉकवाइज सेंस में हमने एज्यूम किया, मूव कर रहा है, इसमें एक्सेलरेशन निकालना है। मोशन की एनालिसिस कर रहे हैं, इसलिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने लिया, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया हमने। उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ओरिजिन हमने सेंटर ऑफ सर्किल कहीं चिपका दिया और एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लिया, वर्टिकल डायरेक्शन में हमने वाई एक्सिस ले लिया। किसी सर्टेन टाइम टी पे हमने माना कि ये पॉइंट पी पे यहाँ पे है और इस वक्त एंगुलर डिस्टेंस जो कवर्ड हुआ है थीटा। तो इस पॉइंट पी का हमने कोऑर्डिनेट निकाला, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, एंड सबसे पहले हमने उसका पोजीशन वेक्टर लिखा
उस पोजीशन वेक्टर को हमने एक बार डिफरेंशिएट किया, वेलोसिटी मिल गया, दूसरी बार डिफरेंशिएट किया, एक्सेलरेशन मिल गया। हमारा काम जो हम करना चाहते थे, पहला एक पड़ाव कि हम एक्सेलरेशन निकालना चाहते थे, वो तो हम निकाल लिए। अब मैं कुछ आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ। एक बात देखिए, इस एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन को आपको देख के ऐसा नहीं लगता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है। अभी तक हमने बहुत सारे एक्सप्रेशन देखा है, अप्रोक्सीमेटली हंड्रेड्स ऑफ इक्वेशंस देखा है हमने काइनेमेटिक्स में, है कि नहीं? मैकेनिक्स के पहले पार्ट, काइनेमेटिक्स में हमने हंड्रेड्स ऑफ इक्वेशंस देखा है बच्चों, है ना? आप यूनिफॉर्म मोशन का देखा हमने, है कि नहीं? फिर एक्सीलरेटेड मोशन की बात हमने किया। तो एक्सीलरेटेड मोशन में पहले तो हमने एंगुलर पैरामीटर्स, लीनियर पैरामीटर्स डिफाइन किया, उसमें इक्वेशंस देखा हमने। फिर यूनिफॉर्म मोशंस के कई इक्वेशंस देखे हमने। फिर मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन के हमने इक्वेशंस देखे। फिर मोशन अंडर ग्रेविटी के हमने एक्सप्रेशंस देखे, है कि नहीं? फिर मोशन अंडर ग्रेविटी में भी वन डायमेंशनल मोशन अंडर ग्रेविटी देखे। फिर टू डायमेंशनल इक्वेशंस के हमने देखे, टू डायमेंशनल मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन के इक्वेशंस देखे। एंड सारे टॉपिक्स में 5-10 इक्वेशंस तो आते ही हैं। फिर प्रोजेक्टाइल मोशंस के देखे हमने, रिलेटिव मोशंस के देखे हमने, काइनेमेटिकल ग्राफ्स के देखे हमने, और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस का, कुछ इक्वेशंस तो ऐसे भी डेवलप किया था जिस केस में हमने नॉन इनर्शियल थ्योरम ऑफ रेफरेंसेस भी लिया था। यानी हंड्रेड्स ऑफ इक्वेशंस हमने डेवलप किया। लेकिन मैं आपको एक बात तो बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि इतना कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन नहीं देखा हमने, है कि नहीं? याद करना भी कितना मुश्किल है। देखिए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू r टाइम्स माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू cos थीटा i कैप प्लस sin थीटा j कैप प्लस d ओमेगा अपॉन dt माइनस sin थीटा i कैप प्लस cos थीटा j कैप। एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है। तो आप कहेंगे सर क्या बात है, ठीक है बड़ा एक्सप्रेशन है, लेकिन है तो याद तो करना पड़ेगा। हाँ, याद करना पड़ेगा, लेकिन याद करने से भी कुछ फायदा नहीं होने वाला है। मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, इस एक्सेलरेशन के इक्वेशन का सर्कुलर मोशन में कोई उपयोगिता नहीं है। आप कहेंगे 1% यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे हम लोग। सर ऐसा क्यों? देखिए, ये जो पैरामीटर्स हम लोग डिफाइन कर रहे हैं सर्कुलर मोशन के, पहले ही मोमेंट में, स्टार्टिंग के पहले मोमेंट में ही आपको समझा दिया हमने कि हम क्यों ये पैरामीटर्स डिफाइन कर रहे हैं। ये पैरामीटर्स हम लोग डिफाइन क्यों कर रहे हैं, इनके इक्वेशंस क्यों डेवलप कर रहे हैं? क्योंकि अल्टीमेट हमें सर्कुलर मोशन से रिलेटेड नेचुरल फेनोमेनन्स को एक्सप्लेन करना है, और उस फेनोमेनन को एक्सप्लेन करने के लिए हम इन पैरामीटर्स को डिफाइन कर रहे हैं। इन पैरामीटर्स को उन फेनोमेनन से एसोसिएट करके चीजों को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। उस एक्सप्लेनेशन में एक्सेलरेशन की जरूरत तो है, लेकिन इस एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपका सवाल ये सकता है, सर इतना लंबा चौड़ा काम आपने क्यों किया अगर जरूरत नहीं है? ठीक है, इसी एक्सेलरेशन को एक दूसरे नजरिए से हम देखेंगे और इसको रीडेवलप करेंगे, और जो नया एक्सेलरेशन का इक्वेशन आएगा वो हमारे काम का है। और उसके बिना तो कहा जाता है कि सर्कुलर मोशन में एक कदम भी आप नहीं बढ़ाएंगे, और इसलिए पहले ही एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन में हमने 3 स्टार दे रखा है कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, विदाउट द नॉलेज ऑफ डेप्थ deep knowledge of acceleration you cannot move a single step in circular motion. remember, तो यहां तक हमने काम जो किया है वो व्यर्थ नहीं है बच्चों, इसके आगे भी हमें और काम करना है और एक्सेलरेशन का इक्वेशन थोड़ी अलग ढंग से डेवलप करना है। इस बात को आपको समझने की कोशिश करना है। एक बात तो साफ हो गया, इस एक्सेलरेशन की इक्वेशन की कोई उपयोगिता नहीं है। चलिए, तो नए एक्सेलरेशन की इक्वेशन डेवलप करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक डेवलप करना चाहता हूं, एक छोटा सा टॉपिक सिखाना चाहता हूं। उस टॉपिक का नाम है यूनिट वेक्टर along tangent and radius। यूनिट वेक्टर along tangent and radius। मैं काम कर रहा हूं बच्चों, मैं इन चीजों को मिटा दे रहा हूं, जरा बोर्ड में स्पेस कम हो जा रही है। यहाँ पे मैं एक्सेलरेशन का अपना इक्वेशन लिख ले रहा हूँ। सो आई थिंक मुझे याद तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू r टाइम्स माइनस
ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस नॉट माइनस कॉस थीटा आई कैप प्लस अभी अभी हमने डेवलप किया था बच्चों साइन थीटा जे कैप प्लस डी ओमेगा अपॉन डी टी माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डेवलप किया है। और हम क्या निकालना चाहते हैं, तो यूनिट वेक्टर्स निकालना चाहते हैं। यूनिट वेक्टर्स इन, या आप लिख सकते हैं अलोंग रेडियस एंड टेंजेंट, यानी कि रेडियस एंड टेंजेंट के डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर निकालना चाह रहे हैं। मैं इस फिगर को भी जरा एक क्लियर सा पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। तो देखिए बच्चों, हम मान रहे हैं एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। ये सेंटर है हमारा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने एक्स एक्सिस ले लिया, वर्टिकल डायरेक्शन में हमने वाई एक्सिस ले लिया। मान लीजिए इस टाइम टी पे कोई पार्टिकल है, यहाँ पे है। चलिए पार्टिकल की बात हम लोग बाद में करेंगे। ये एक रेडियल डायरेक्शन है, रेडियल डायरेक्शन मतलब अलोंग द रेडियस, एंड ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है, दैट इज अलोंग द टेंजेंट। और इन दो डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं यूनिट वेक्टर निकालना। क्यों बहुत बड़ी बात नहीं? ये कौन सी बड़ी बात है? वेक्टर चैप्टर में हमने बहुत सारा प्रॉब्लम किया था, है कि किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, मिल जाएगा यूनिट वेक्टर व्हिच रिप्रेजेंट्स द ओनली द प्रॉपर्टीज ऑफ डायरेक्शन। हमने कहा था किसी भी वेक्टर क्वांटिटीज को दो चीजों से कैरेक्टराइज किया जा सकता था, एक मैग्नीट्यूड था और एक डायरेक्शन था, है कि नहीं? और हमने कहा था तो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर विल रिप्रेजेंट फुल वेक्टर, एंड जहां पे मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता ही था और वो यूनिट वेक्टर उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता था। तो मैं बस रेडियल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता हुआ एक वेक्टर डेवलप करना चाहता हूं, यानी यूनिट वेक्टर, और टेंजेंशियल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता हुआ एक यूनिट वेक्टर डेवलप करना चाहता हूं। ऐसा क्यों करना चाहता हूं, हमारा मोटो क्या है, इस बात को हम लोग अपने समझेंगे, है कि नहीं? पहले तो आप इतना समझिए कि मैं निकालना चाह रहा हूं। तो चलिए बच्चों, मैं मान लेता हूं ये एंगल है थीटा, ये हमारा ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है। इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं P, इसको हम लोग A मान लेते हैं, इसको हम लोग B मान लेते हैं, ठीक है? और ये थीटा है। चलिए इस PA वेक्टर यानी रेडियल डायरेक्शन में है और ये P वेक्टर टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो इस PA वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालते हैं। यानी कि पहले PA वेक्टर निकालते हैं और PA वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड PA से डिवाइड कर देंगे, मिल जाएगा हमें यूनिट वेक्टर इन रेडियल डायरेक्शन। और इस PB वेक्टर को निकालते हैं। सर निकालते हैं क्या मतलब है? निकाल तो दिया आपने, निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, यानी कि आई कैप प्लस जे कैप के टर्म में, और उसके मैग्नीट्यूड से फिर इसको डिवाइड कर देंगे, है कि नहीं? मिल जाएगा यूनिट वेक्टर इन द रेडियल डायरेक्शन। मैं यहाँ पे एक सिंबल यहाँ पे भी ले रहा हूँ बच्चों, तो ER भी कह सकते हैं या EC भी बोलते हैं समटाइम, है कि नहीं? क्या छोड़िए, मैं ER ले रहा हूँ और आप जानते हैं एक छोटा सा कैप इसको पहना देते हैं और बोल देते हैं यही है यूनिट वेक्टर। सो लेट ER will be unit vector along radial direction एंड यहाँ पे E एंड यहाँ पे T लगा देते हैं और यहाँ पे कैप पहना देते हैं इसको। तो ये हो जाएगा बच्चों स्टैंडर्ड नोटेशन है यूनिट वेक्टर। नाम आप चाहे कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे E की जगह पे सर E क्यों लिया है, कोई सवाल नहीं है ना? ई वेक्टर मुझे पसंद है इसलिए ले लीजिए, आपको कोई और पसंद है आप ले लीजिए, है कि यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन। चलिए बच्चों ठीक है, मैं सबसे पहले एक पी वेक्टर निकालना चाहता हूं ना।
पी ए वेक्टर निकालना चाहता हूं, तो किसी वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट जे कैप। और सवाल ये है कि सर ये पी ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कैसे निकालें, तो एक काम करते हैं बच्चों, इस एक्सिस को, इस ओरिजिन को हम लोग शिफ्ट करके यहां पे लेके आते हैं, इस ओरिजिन को शिफ्ट हम लोग करेंगे यहां पे ओ डैश, और इस एक्स एक्सिस को भी यहां पे शिफ्ट कर लेते हैं बच्चों। आप जानते हैं किसी भी वेक्टर को, एक प्रॉपर्टी हमने वेक्टर में सीखा था, एनी वेक्टर कैन बी स्लाइडेड पैरेलल टू द वेक्टर और अलोंग द लाइन ऑफ वेक्टर विदाउट चेंज इन वेक्टर, यानी किसी वेक्टर को बिना चेंज किए अलोंग द लाइन ऑफ वेक्टर और पैरेलल टू द लाइन ऑफ वेक्टर चेंज किया जा सकता है, स्लाइडिंग किया जा सकता है कि नहीं। और इसके तर्ज पे हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स किए थे बच्चों, कि नहीं, बेसिक मैथमेटिक्स में। तो इसी एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस भी एक वेक्टर ही है, इसको हमने पैरेलल शिफ्ट कर दिया, एंड वाई एक्सिस को भी पैरेलल हम लोग शिफ्ट कर दिया। सो दैट इज y, मैं इसको x डैश बोल दे रहा हूं बच्चों और इसको y डैश बोल दे रहा हूं। क्यों बच्चों, हमें कंपोनेंट्स निकालना है, कंपोनेंट्स निकालने के लिए वेक्टर्स को तो सेट करने पड़ेंगे, या तो आप ये वेक्टर को अलोंग द लाइन स्लाइड करके यहां ओरिजिन पे लेके आइए, या तो आप एक्सिस को नहीं शिफ्ट कीजिए वहां पे, है कि नहीं, ये दो प्रोसेस है। मैं एक्सिस को शिफ्ट करना ज्यादा आसान समझ रहा हूं यहां पे, इसलिए मैं उसको शिफ्ट कर रहा हूं। आप चाहे तो इसलिए वेक्टर को स्लाइड करके यहां पे ओरिजिन पे ला सकते हैं, है कि। अगर ये एंगल थीटा है तो आप देखिए ये एक्स एक्सिस पैरेलल है, ये इंटरसेक्शन लाइन है कि नहीं, तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल होगा बच्चों। एक सिंपल ज्योमेट्री है, क्लास 9 की ज्योमेट्री है, आप सब जानते हैं। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल क्या होगा बच्चों, थीटा होगा। नाउ अब हम पी का एक्स कंपोनेंट भी निकालने में सक्षम है और वाई कंपोनेंट भी निकालने में सक्षम है। और एक्स कंपोनेंट कैसे निकलता है बच्चों, तो कुछ नहीं, मैग्नीट्यूड क्या है, सो पी ए प्रोजेक्शन निकालना है, सो पी ए कॉस थीटा, ये हमारा हो गया बच्चों एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट। आप जानते हैं अगर थीटा एक्स के साथ है तो वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, सो पी ए साइन थीटा जे कैप। अब जरा मैं एक काम कर रहा हूं बच्चों, यहां दोनों से पी ए कॉमन ले रहा हूं और उस पी ए को लेफ्ट साइड लेके आगे इस पी ए वेक्टर में हम डिवाइड कर रहे हैं, सो पी ए वेक्टर डिवाइड बाय पी ए will be equal to cos theta I cap plus sin theta j cap। अब जरा देखिए बच्चों, ये पी ए वेक्टर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ पी ए दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ पी ए, क्या दे रहा है, पी ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, और पी ए किस डायरेक्शन में है, रेडियल डायरेक्शन में है, इसलिए हम कह सकते हैं ये रेडियल डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर दिया है, जिसको अभी अभी हमने माना है ई आर। सो रेडियल डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर मिल गया बच्चों cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा जे कैप। एक तो हमें मिल गया यूनिट वेक्टर इन द रेडियल डायरेक्शन, जो कि हम लोग निकालना चाह रहे थे, बिना ये बताए कि सर क्यों निकाल रहे हैं आखिर ये रेडियल डायरेक्शन में एंड टेंजेंशियल डायरेक्शन में। आज से पहले हमने काइनेमेटिक्स में सर आपने 70-80 से ज्यादा लेक्चर लिया, लेकिन उसमें कभी भी आपने ऐसी बातें नहीं किया, टेंजेंशियल रेडियल यूनिट वेक्टर्स की बातें नहीं किया। और यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स नए टाइप के आपने वहां पे तो यही बताया था, 3 स्टैंडर्ड डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, और इन डायरेक्शंस के यूनिट वेक्टर्स को आप रिप्रेजेंट, इन डायरेक्शंस के यूनिट वेक्टर्स को आप याद रखिएगा, दैट इज आई कैप, जे कैप एंड के कैप। लेकिन ये नई नई बातें आप बता रहे हैं, बच्चों नई नई बातें हम लोग सीख है, कुछ मोटो है, अंत में आपको समझ में आएगा। जरा देखिए बच्चों, ई आर कैप यानी रेडियल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हमें मिल गया। अब हम निकालना चाह रहे हैं बच्चों टेंजेंशियल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो थोड़ा सा इसको मिटा दे रहे हैं। अगेन देखिए बच्चों, आगे वही बातें हम लोग करेंगे बच्चों। वैसे इस पीवी वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे और इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर देंगे, यूनिट वेक्टर इन टेंजेंशियल डायरेक्शन मिल जाएगा। अब सवाल ये है कि इसका कंपोनेंट निकालें कैसे। तो देखिए बच्चों, ये वाई एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस को अगर हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड कर रहे हैं तो हमें नेगेटिव एक्स एक्सिस मिल जाएगा बच्चों, नेगेटिव एक्स एक्सिस मिल जाएगा। अब इसको निकालने के लिए, इसके कंपोनेंट निकालने के लिए एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, ये एंगल चाहिए। जरा देखिए बच्चों, ये एंगल थीटा है,
तो आप जरा देखिए, ये एक इंटरसेक्शन हो रहा है और ये एक इंटरसेक्शन हो रहा है, ये एंगल थीटा है, और अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है। तो इसीलिए आप इसको ले सकते हैं अल्टरनेट एंगल। दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, एक्स एक्सिस, एंड दिस इज क्रॉस सेक्शन लाइन। सो दिस इज अल्टरनेट एंगल। अगर ये थीटा है, ये कितना एंगल है बच्चों? सो ये एंगल है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। ये सिंपल ज्योमेट्री एक क्लास 9 में पढ़े होंगे आप, है नहीं? कोई बात नहीं, 90 माइनस थीटा। अब अगर हम पीवी वेक्टर को लिखना चाहें तो पीवी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा? सो पी बी कॉस थीटा। लेकिन थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन वेक्टर एंड एक्स एक्सिस। यहां पे एंगल बिटवीन वेक्टर एंड एक्स एक्सिस क्या है? थीटा नहीं है, 90 माइनस थीटा है। सो 90 माइनस थीटा प्लस पीबी साइन थीटा। लेकिन साइन की जगह पे आपको याद है, थीटा की जगह पे याद है बच्चों 90 माइनस थीटा यहाँ पे। और चूंकि आप देख रहे हैं ये जो एक्स कंपोनेंट निकल रहा है निगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में निकल रहा है, और इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं बच्चों? एक माइनस साइन लगा देते हैं, जस्ट माइनस। इसमें भी हम एक काम करें बच्चों, इस पीबी को दोनों में से कॉमन ले रहे हैं और लेफ्ट साइड में इसको लाके डिवाइड कर देंगे। सो दिस विल बिकम पीवी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पीबी, एंड यहाँ पे क्या बच जाएगा बच्चों? सो माइनस cos 90 माइनस थीटा तो sin थीटा होता है बच्चों। सो sin थीटा आई कैप, इस बच्चों यहाँ पे हमने आई कैप छोड़ दिया है, आई कैप एंड प्लस sin थीटा, sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? cos थीटा जे कैप। एंड आप जानते हैं बच्चों किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाता है बच्चों? यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। और आप जानते हैं बीबी का डायरेक्शन कौन सा है? टेंजेंशियल डायरेक्शन। और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को अभी अभी हमने एज्यूम किया है ET। सो ET विल बिकम माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। से दो चीजें हमने निकाला था बच्चों, एक रेडियल डायरेक्शन में और दूसरा टेंजेंशियल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, जिसको हमने निकाला। इस एक्सप्रेशन को भी हम लोग एक साथ देख ले रहे हैं बच्चों। तो हमने एक रेडियल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाला था बच्चों, वो क्या था बच्चों? सो cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा जे कैप। फिर टेंजेंशियल डायरेक्शन में निकाला था बच्चों, टेंजेंशियल डायरेक्शन क्या है? सो माइनस sin थीटा आई कैप प्लस cos थीटा जे कैप। अभी तक हम लोगों ने क्या किया है बच्चों? तो अभी तक हम लोग कर क्या रहे हैं? बेसिकली किसी सर्कुलर मोशन में, यानी अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है तो उसकी एक्सेलरेशन की एनालिसिस कर रहे हैं और एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। हमने उसका पोजीशन भी निकाला, वेलोसिटी भी निकाला और एक्सेलरेशन भी निकाला, और एक्सेलरेशन का एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास, जो कि हमने ऊपर यहाँ पे लिखा है r इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप प्लस डी ओमेगा अपॉन डी टी इंटू माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। इस इक्वेशन का हमने जब एनालिसिस किया तो यह पाया कि सबसे पहली बात तो यह है कि एक बहुत कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है। दूसरी बात यह है कि इस इक्वेशन की कोई उपयोगिता भी नहीं है। तब हमने कहा कि एक्सेलरेशन तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस इक्वेशन से काम नहीं चलने वाला है, इसको रीडेवलप करना पड़ेगा, हमारी अपनी उपयोगिता यानी एप्लीकेशन और नीड के अनुसार इसको बदलना होगा। और इसके लिए मैंने आपको बिना कुछ सवाल किए कहा कि मैं दो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता हुआ वेक्टर निकालना चाहता हूं, दैट इज यूनिट वेक्टर निकालना चाहता हूं, एक रेडियल डायरेक्शन में और एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में, जिसको हमने निकाला, ऑलरेडी निकाला। तो रेडियल डायरेक्शन में हमें टेंजेंशियल वेक्टर मिला है cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा जे कैप, टेंजेंशियल डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर मिला है माइनस sin थीटा आई कैप प्लस cos थीटा जे कैप। चलिए यहां तक हमने काम किया। अब आते हैं असल बात पे बच्चों। तो नाउ अब जरा देखिए इस एक्सेलरेशन को अगर जरा आप गौर से देखिए बच्चों, तो देखिए जो ये r है हम लिख देते हैं इसको ऐसे r, फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर है। आप इस एक्सप्रेशन को देखिए, इस एक्सप्रेशन को बड़ी ब्रैकेट में
cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा जे कैप। ऐसा नहीं लग रहा है? ये एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन इसका यूनिट वेक्टर इन रेडियल डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर इन रेडियल डायरेक्शन। मैं उसको लिख दे रहा हूं यहाँ पे। तो इस बड़े से एक्सप्रेशन के लिए एक छोटा सा नाम हम लोग दे देंगे ई आर कैप प्लस डी ओमेगा अपॉन डी, डी ओमेगा अपॉन डी। अगर देखिए बच्चों इस एक्सप्रेशन को भी गौर से देखिए, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। This expression is also exactly same as the expression of unit vector in tangential direction, that is ET cap। और इसलिए इस बड़े से एक्सप्रेशन की जगह पे हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों, ET cap। और इसको अगर थोड़ा सा और हमने एक्सपैंड कर दिया किसी इंटेंशन से बच्चों, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर ई आर कैप प्लस आर डी ओमेगा अपॉन डी ओमेगा अपॉन डी टी ई टी कैप। ये हमें एक एक्सप्रेशन मिल गया। अब इस एक्सप्रेशन को देखिए बच्चों, पहला बात तो ये है, इट इज वेरी सिंपल टू रिमेंबर, है कि इट इज वेरी सिंपल टू रिमेंबर, दैट इज माइनस आर ओमेगा स्क्वायर ई आर कैप प्लस आर डी ओमेगा अपॉन डी टी ई टी कैप। और ई आर और ई टी भी बहुत ही सिंपल है। ई आर क्या है, रेडियल डायरेक्शन यूनिट वेक्टर है, ई टी क्या है, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन यूनिट वेक्टर है। सर ऐसा क्या है, एक बात है सर, याद करना तो वो भी बहुत मुश्किल नहीं था। ये कौन सी बड़ी बात है, अगर हम जेई क्लास की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, नीट की मेडिकल की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, तो एक एक्सप्रेशन याद करने से तो हमें पीछे नहीं आना चाहिए। याद करना कोई मुद्दा नहीं है बच्चों, मुद्दा दूसरा है। मुद्दा यहाँ पे जरा देखिए बच्चों, इस एक्सप्रेशन को देख के हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है तो उसके एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होंगे, उसके एक्सेलरेशन के ऑलवेज दो कंपोनेंट होंगे। एक साफ दिख रहा है, एक रेडियल डायरेक्शन में एंड दूसरा टेंजेंशियल डायरेक्शन में। यानी कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है तो उससे एसोसिएटेड ऑलवेज, नॉट ऑलवेज बच्चों, बिकॉज इन सर्टेन केसेस, स्पेशल केसेस, एक कंपोनेंट नहीं होती है, देखेंगे हम लोग। तो एक बात तो कह सकते हैं कि उस पार्टिकल के एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक सेंटर के डायरेक्शन में और एक टेंजेंट के डायरेक्शन में। इस बात को बहुत आगे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे कि सेंटर की कंपोनेंट का क्या काम है, टेंजेंशियल कंपोनेंट का क्या काम है। अभी तो हम लोग कहते हैं कि साफ साफ है कि एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट है, एक रेडियल, इस रेडियल कंपोनेंट को हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, जिसको हम लोग एआर से डिनोट करते हैं। और इसका अगर मैग्नीट्यूड लेंगे सो माइनस आर ओमेगा स्क्वायर होगा बच्चों। और इस टेंजेंशियल कंपोनेंट को हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, जो होता है आर डी ओमेगा अपॉन डी। तो अभी तक तो आज के क्लास में हमने एक्सेलरेशन निकाला है बच्चों, और एक्सेलरेशन निकालने के बाद में यह निष्कर्ष निकाला कि एक्सेलरेशन किसी भी पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है उसके दो कंपोनेंट होंगे, टेंजेंशियल एंड रेडियल। रेडियल कंपोनेंट का वैल्यू होगा आर ओमेगा स्क्वायर एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट का होगा आर डी ओमेगा अपॉन डी टी। माइनस भी क्या सिग्निफाई कर रहा है, इसको भी हम लोग आगे के लेक्चर्स में जस्टिफाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।